करण के साथ शालिनी और मधु खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। दोनों की गाड़ी से बाहर आते ही करण बोला, मधु तुम और मम्मा जाकर पूजा का सामान लो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जी। मधु ने सिर हिला दिया तो करण ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। उसके जाते ही शालिनी मधु से बोली, मधु तुम्हें याद है बेटा, हम दोनों पहली बार इसी मंदिर में मिले थे। मधु मुस्कुरा दी, हाँ मम्मा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ मुझे मेरी माँ मिली थी। शालिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दोनों बातें करते हुए मंदिर परिसर के अंदर आ गई। मधु एक दुकान के पास आकर दुकानदार से बोली, भैया पूजा का सामान दीजिए। लड्डू कितने दूं? दुकानदार ने पूछा तो शालिनी वही अपनी सैंडल उतारते हुए बोली, 1.25 किलो देशी घी के लड्डू दो। दुकानदार ने तुरंत शालिनी की ओर देखा, माताजी यहाँ से आपकी सैंडल चोरी हो सकती है, आप अपनी सैंडल यहाँ इस तरफ साइड में उतार दीजिए। शालिनी ने फिर से अपनी सैंडल पहन ली। उसने मधु को भी साइड में चलकर सैंडल उतारने का इशारा किया। दोनों दुकान के पास साइड में सैंडल उतार ही रही थी कि तभी दुकानदार ने उन दोनों के मुंह पर स्प्रे मार दिया। मधु और शालिनी कुछ सेकंड में ही बेहोश हो गई। उस दुकानदार ने 2 और आदमियों के साथ उन्हें संभाला और दुकान के अंदर ले आया और फिर पीछे के दरवाजे से उन्हें लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। वो दोनों को गाड़ी में डाल ही रहा था, पर तभी गाड़ी पार्क करके लौट रहे करण की नजर अचानक से उस आदमी पर पड़ी जो मधु को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा रहा था। वो दौड़ते हुए चीखा, ए कहाँ ले जा रहे हो उसे? उसकी आवाज सुनकर उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए अपनी पगड़ी निकाली और अपना चश्मा फेंककर गाड़ी में बैठ गया। ऋषभ को पहचानते ही करण जोर से चीखा, नो ऋषभ, नो। पर ऋषभ ने उसकी नहीं सुनी और अंगूठा दिखाते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। करण तेजी से गाड़ी की ओर दौड़ा, पर गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। करण अपनी गाड़ी की ओर दौड़ा और उसमें बैठकर ऋषभ के पीछे चल दिया। वो गुस्से में बोला, ये तूने अच्छा नहीं किया ऋषभ, अगर मधु और मेरी मम्मा को एक खरोंच भी आ गई तो महाकाल की कसम ऋषभ, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दूसरी ओर ऋषभ भी गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, मैं जानता हूँ करण कि तू मेरे पीछे जरूर आएगा, क्योंकि मधु और माँ में तेरी जान बसती है। मुझे भी तेरे आने का इंतजार रहेगा, क्योंकि अब मेरी माँ और मधु के साथ मुझे पूरा खुराना कंस्ट्रक्शन भी चाहिए, और फिर तुझे मेरे खिलाफ की गई सारी कंप्लेन भी तो वापस लेनी है। वो मुस्कुराया और उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। करण भी तेजी से उसका पीछा करने लगा। उसने ड्राइव करते हुए आदि को कॉल किया। अपने कैबिन में ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे आदि ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो तुरंत कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहता उसके पहले ही करण बोला, आदि मेरी बात ध्यान से सुनो। आदि बिना कुछ कहे उसे सुनने लगा। सब कुछ समझाने के बाद करण फिर से बोला, आदि तुम अच्छे से समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मधु की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आप फिक्र मत करिए सर, कोई गलती नहीं होगी। मैं अभी कमिश्नर साहब को कॉल करता हूँ, पर प्लीज आप अपना फोन ऑन ही रखिएगा ताकि हम आसानी से आप तक पहुँच सके। आदि उठकर तेजी से अपने कैबिन से बाहर आकर बोला। करण ने अपनी गाड़ी ऋषभ की गाड़ी के पीछे ली और बोला, मेरा और मधु का फोन अगर किसी वजह से बंद भी हो गया तो भी तुम्हें हम तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुम जानते हो ना क्यों? यस सर। करण ने कॉल कट कर दी और गुस्से में बोला, अगर तुझे ये लगता है ऋषभ कि मैं तेरे बिछाए जाल में फंस गया हूँ तो तू गलत है। आज तू मेरे बिछाए जाल में ऐसे फंसेगा कि सारी जिंदगी निकल नहीं पाएगा। आज तुझे नंदिनी के दर्द और मधु के आंसुओं का हिसाब सूद समेत चुकाना है। दूसरी ओर नंदिनी आहिस्ता आहिस्ता चलकर करण के कमरे में पहुंची, पर उसके रूम में कोई नहीं था। उसे पूरे कमरे में हर तरफ सिर्फ मधु की ही तस्वीरें नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए कमरे में लगी उन तस्वीरों को देख रही थी। तभी उसकी नजर बैग के सामने की दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। करण और मधु की शादी की तस्वीर देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, इस तस्वीर में तुम जितने खुश लग रहे हो करण, उतना खुश मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं भगवान से बस यही प्रे करूंगी कि तुम और मधु हमेशा साथ रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, और हम भगवान से हर रोज ये प्रार्थना करेंगे कि वो आपको भी दुनिया भर की खुशियां दे। तभी शोभा बोली। नंदिनी ने पलटकर उनकी ओर देखा। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शोभा उसके पास आए और उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, आज आपके फैसले ने 4 जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ली। करण, मधु और उस नन्ही सी जान के साथ आपने खुद अपनी जिंदगी भी अंधेरों में जाने से बचा ली। हम जानते हैं बेटा
कि एक लड़की के लिए इतना घिनौना अतीत भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। पर आपने जिस हिम्मत के साथ ये फैसला लिया है, उसके बाद हमें आप पर गर्व हो रहा है। यकीन करिए बेटा, अगर आप हमारे करण की दुल्हन बनकर इस घर में आती तो हमें उतनी ही खुशी होती जितनी कि मधु के इस घर में आने से हुई है। हम ये भी मानते हैं कि आप ही हमारे करण के लिए एक बेहतर जीवन साथी साबित होती। हम उस वक्त बहुत खुश थे बेटा, जब आपकी और करण की शादी की रस्में हो रही थी। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। महादेव ने करण और मधु की जोड़ी पहले से ही बना दी थी और आप उन्हें मिलाने का जरिया बन गई। किस्मत के इस खेल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा दर्द सहा है बेटा, तो वो आप है। हम आपको आपका करण तो नहीं लौटा सकते, पर हर दिन भगवान से आपकी खुशियां जरूर मांगेंगे, क्योंकि आपकी समझदारी एक अजन्मे बच्चे को जिंदगी भर के लिए उसके पिता का प्यार देगी, मधु को उनके पति का साथ देगी। आपके इस फैसले की वजह से सबके चेहरों पर सिर्फ मुस्कान होगी, खुद आपके चेहरे पर भी। जानती है क्यों बेटा? नंदिनी ने आहिस्ता से ना में अपना सिर हिला दिया, तो शोभा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोली, क्योंकि आपके साथ अब आपकी ये फैमिली भी होगी। आप इस घर की बहू बनने वाली थी, पर अब आप इस घर की बेटी है और बेटियों की खुशी हमारे परिवार में सबसे ऊपर रखी जाती है। बनेगी ना आप हमारी बेटी? नंदिनी ने आंखों में आंसू लिए हमें अपना सिर हिला दिया, तो शोभा ने उसे अपने गले से लगा लिया। वो भी भावुक हो गईं। कुछ पलों बाद नंदिनी ने उनकी ओर देखकर पूछा, दादी माँ आप सब मधु से बहुत प्यार करते हैं ना? शोभा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने टेबल पर रखी मधु की तस्वीर उठाई। हाँ बेटा, इस घर का हर सदस्य मधु से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो मधु ही है जिसकी वजह से हमें हमारा करण वापस मिला है। बेटा, आपके इस तरह अचानक मंडप छोड़कर जाने से हमारे परिवार की बहुत बदनामी हुई थी। क्या कुछ नहीं सुना हमारे और आपके परिवार ने? आपके माता पिता तो समाज के तानों से तंग आकर ये देश छोड़कर ही चले गए, क्योंकि उनके सामने आपकी छोटी बहन स्नेहा थी, जिसकी जिंदगी वो दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। और हम सब ने भी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भुला दिया, पर करण कुछ नहीं भूले, क्योंकि उनकी नज़र में दोस्ती का रिश्ता सारे रिश्तों से बढ़कर था। और शायद यही वजह थी कि वो आपसे शादी करने के लिए मान गए थे। उन्हें लगा कि उनकी दोस्त उनके लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी। पर फिर आप अचानक से मंडप से गायब हो गई। करण खुद को संभाल नहीं पाए और उन्होंने प्यार और दोस्ती जैसे शब्दों के लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। पर फिर 6 महीने पहले मधु उनकी जिंदगी में आई, पर तब तक करण हमारी और अपने पापा की खुशी के लिए रिद्धिमा से शादी के लिए हाँ कह चुके थे। उनके लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता थी, पर शायद वो खुद नहीं जानते थे कि उनकी किस्मत की डोर तो महादेव ने मधु के साथ बड़ी ही मजबूती के साथ बांध दी है। उन दोनों ने अपने अतीत के चलते खुद को बहुत रोका, अपने दिल में एक दूसरे के लिए पनप रहे एहसासों को दबाने की भी बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि करण मधु से दूर जाने के लिए रिद्धिमा के साथ शादी के मंडप में भी बैठने को तैयार हो गए। पर महादेव ने तो कुछ और ही सोच रखा था, तो करण की शादी रिद्धिमा से कैसे हो जाती? रिद्धिमा ऋषभ के प्यार के झूठे जाल में फंसकर करण को बर्बाद करने के लिए शादी की रात ऋषभ के साथ भाग गई और 2 परिवारों की इज्जत बचाने के लिए मधु मंडप में दुल्हन बनकर बैठ गई और महादेव ने खुद उन दोनों को शादी के बंधन में बांध लिया। मधु ने इस घर में पैर रखते ही सबका दिल जीत लिया, यहाँ तक कि शांति जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं करती थी, आज वो भी मधु से बहुत प्यार करती है। ये सब सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, दादी माँ आपकी बातों ने मेरे लिए फैसले पर इस बात की मोहर लगा दी है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। अब आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपकी मधु को मैं आप लोगों से कभी दूर नहीं करूंगी। शोभा मुस्कुरा दी। तभी दोनों के कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। शोभा नंदिनी की ओर देखकर बोली, आइए हम आपको सहारा देकर नीचे ले चलते हैं। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आई। उन्होंने नीचे लिविंग रूम में देखा तो नीचे खड़े वनराज परेशान होकर बलदेव से बोले, समझ नहीं आता कि ये लड़का चाहता क्या है। अपने ही छोटे भाई की पत्नी को किडनैप करके क्या पाना चाहता है। उनके इतना कहते ही शोभा और नंदिनी दोनों ही हैरान रह गई। शोभा घबराकर तेजी से नीचे आए। ऐसे कैसे ऋषभ मधु को अपने साथ ले गया? वो तो करण और शालिनी के साथ थी ना, तो उनके रहते ऋषभ घर की बहू को कैसे ले जा सकता है? बलदेव परेशान होकर बोले, सिर्फ मधु को ही नहीं माँ, इस बार वो अपनी माँ को भी ले गया है।
शोभा खुद को संभाल नहीं सकी और लड़खड़ाने लगी। आरव ने भागकर उन्हें पकड़ लिया। दादी! सब लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। आरव ने उन्हें सोफे पर बैठाया और टेबल पर रखा पानी को गिलास उठाकर उन्हें पानी पिलाते हुए बोला, आप चिंता मत करिए दादी। करण भैया के होते भाभी और चाची को कुछ नहीं होगा, और फिर हमने पुलिस को भी तो फोन कर दिया है। भाभी और चाची बहुत जल्द हमारे साथ होगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मधु और शालू दोनों ही सही सलामत घर आ जाएंगी। बलदेव भी उन्हें संभालते हुए बोले। पर शोभा ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और मन ही मन बोली, ऋषभ शालिनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, और अब तो वो ये भी जानता है कि वो उसकी माँ है। पर मधु, ऋषभ नफरत की आग में जलकर कहीं मधु और उसके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, रक्षा करिएगा मधु की महादेव। नंदिनी ऊपर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे वो सब याद आने लगा जो ऋषभ ने उसके साथ किया था। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और मन ही मन बोली, नहीं ऋषभ, मेरी जिंदगी तो तुम बर्बाद कर चुके हो, पर मैं तुम्हें मधु की जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगी। शायद भगवान यही चाहते हैं कि तुम्हारा अंत मेरे हाथों हो, इसलिए तो मुझे वक्त रहते होश आ गया। इतना कहकर वो फिर से करण के कमरे में आई और उसने उसकी कबर्ड खोली। वो करण की कबर्ड में रखी गन ढूंढते हुए बोली, मैंने आखिरी बार इसी कबर्ड में गन देखी थी। करण प्रोटेक्शन के लिए अपनी गन यही तो रखता था। वो तेजी से गन तलाशने लगी, तभी उसके हाथ गन लग गई। उसने गन में गोलियां चेक की और बोली, आज तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म करके ही रहूंगी ऋषभ। वो गन अपने दुपट्टे में छिपाई करण के कमरे से बाहर आई और सबकी बातें सुनते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आने लगी। तभी आरव बोला, मैं और रोहित करण भैया की बताए लोकेशन पर जा रहे हैं। आप सब फिक्र मत करिए, पुलिस भी हमारे साथ होगी, भाभी को कुछ नहीं होगा। वो इतना कहकर तेजी से घर के बाहर चला गया और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। रोहित और मीरा भी गाड़ी से वहां आ गए। रोहित आरव के पास आकर बोला, तू आगे चल, मैं और मीरा तुझे फॉलो करते हैं। हाँ, आरव ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि तभी नंदिनी गाड़ी में बैठते हुए बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ आरव। पर नंदिनी, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। नंदिनी गुस्से में बोली, इतनी ठीक तो मैं हो ही चुकी हूँ आरव कि उस राक्षस का सामना कर सकूं। गाड़ी चलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आरव ने उसकी ओर देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूसरी ओर मधु को होश आने लगा। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो बेड पर लेटी हुई थी। वो घबराकर उठ बैठी। उसने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा कि वो एक कमरे में अकेली थी। वो बेड से उठकर दरवाजे की ओर दौड़ी और उसने दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा बाहर से लॉक था। वो जोर से चीखी, दरवाजा खोलो ऋषभ, क्यों लाए हो मुझे यहाँ, जाने दो मुझे। मधु कुछ देर ऐसे ही चीखती रही तो कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही ऋषभ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों चीख रही हो स्वीट हार्ट? इस तरह चीखोगी तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा और इस हालत में ब्लड प्रेशर बढ़ने से तुम्हारे होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो ऋषभ, और मम्मा और करण कहाँ है? ऋषभ मुस्कुरा दिया, तुम्हारी मम्मा को यहाँ लेकर आने की मेरे पास कोई वजह नहीं है मधु, पर हाँ, मैं अपनी माँ को यहाँ जरूर लाया हूँ और मेरी माँ नीचे है। और तुम्हारा करण, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आता ही होगा। मधु बिना उसे कोई जवाब दिए गुस्से में उस कमरे से बाहर आई तो शालिनी उसे नीचे सोफे पर परेशान बैठी नजर आई। मधु उन्हें देखते ही चीखी, मम्मा, और उनकी ओर दौड़ पड़ी। शालिनी भी उसकी आवाज सुनकर उठ खड़ी हुई और मधु की ओर बढ़ने लगी। मधु नीचे आते ही उनके गले लग गई। शालिनी ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और नीचे आ रहे ऋषभ से गुस्से में बोली, ऋषभ, जो कुछ भी तू कर रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों को कबूल करके खुद को कानून के हवाले कर दे। ऋषभ उनके सामने आकर सोफे पर बैठा और बोला, आप अच्छे से जानती हैं मम्मा कि मैं अंजाम की परवाह कभी नहीं करता, क्योंकि ऋषभ खुराना ने कभी किसी से डरना नहीं सीखा। और फिर इस बार मेरा मकसद गलत नहीं है, मैं भी करण से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, अब और लड़ना नहीं चाहता, इसलिए तो हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। मधु और शालिनी उसे हैरानी से देखने लगी तो ऋषभ मुस्कुरा दिया, पर आपको और मधु को अपने साथ लिए बिना कैसे चला जाता, इसलिए तो आप दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ। ये क्या बकवास है ऋषभ? शालिनी ने गुस्से में पूछा तो ऋषभ उठकर खड़ा हुआ
और मधु के पास आकर शालिनी से बोला, बकवास नहीं कर रहा हूँ माँ, बल्कि वही कह रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं ये देश छोड़कर जा रहा हूँ और मेरी माँ और मेरी होने वाली बीवी मेरे साथ जा रही है। बस जाने से पहले करण को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, उसके होने वाले बच्चे को उसे लौटाना चाहता हूँ। ये सुनते ही शालिनी ने गुस्से में उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। ऋषभ के सारे आदमियों ने तुरंत उन पर गनें तान ली, तो वो गुस्से में चीखा, ए गन नीचे करो, माँ है ये मेरी। सबने अपनी गन नीचे कर ली। ऋषभ ने शालिनी की ओर देखा, ये थप्पड़ किस लिए माँ? इसलिए क्योंकि मैं अपने साथ अपनी खुशी ले जाना चाहता हूँ। नहीं, ये थप्पड़ इसलिए है क्योंकि तू अपने साथ अपने छोटे भाई की पत्नी ले जाना चाहता है। तू अपनी हवस में इतना अंधा हो गया है कि एक अजन्मे बच्चे की जान लेने के बारे में सोच रहा है। पर आज मुझे तुझसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा है ऋषभ, ये सोचकर कि क्यों तेरे पैदा होते ही मैंने अपने हाथों तेरा गला नहीं घोंटा, क्यों मैंने तुझे शांति भाभी की गोद में दिया। काश कि तेरे पैदा होते ही मैंने तेरी जान ले ली होती, तो तू आज यूं अपने अपनों की जिंदगी के साथ नहीं खेल रहा होता। ये सब सुनकर ऋषभ कुछ कहने जा ही रहा था कि शालिनी फिर से बोली, एक शब्द भी अब और मत कहना ऋषभ, मत कहना। जाने दे मधु को और मुझे, मजबूर मत कर मुझे कुछ ऐसा करने के लिए जो एक माँ को नहीं करना चाहिए। मधु तेरे छोटे भाई की पत्नी है और जिस बच्चे की तू जान लेने की सोच रहा है वो तेरे ही भाई का बच्चा है। इसलिए रिश्तों का लिहाज कर और जाने दे हमें। मधु तेरी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। मधु को तो मेरा हर हाल में होना है माँ, फिर चाहे वो अपनी मर्जी से मेरी हो जाए या फिर मैं उसे जबरदस्ती हासिल कर लूँ, क्योंकि करण को टूटते देखना मेरी जिंदगी का मकसद है और मधु अब करण की जिंदगी है, इसलिए इसे तो मेरे साथ जाना ही होगा। पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जब से मुझे पता चला है कि आप सिर्फ करण की नहीं मेरी भी माँ हो, तब से मैं खुशी की वजह से सोया नहीं हूँ। इसलिए प्लीज मेरे साथ चलिए, बस करण आ जाए और अपना सब कुछ मेरे नाम कर दे। उसके बाद आप, मैं और मधु, हम तीनों अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। बस हम इस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये मुझे हर पल ये एहसास दिलाएगा कि करण अभी भी मेरी जिंदगी में है, इसलिए इस बच्चे को तो मरना होगा। तभी मधु आगे आकर गुस्से में बोली, ऐसा सोचना भी मत ऋषभ, मेरे बच्चे की जान लेना तो दूर की बात, मेरे जीते जी तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। और अगर करण यहाँ आ गए तो मम्मा और मुझे साथ लेकर तो क्या, तुम अकेले भी यहाँ से नहीं जा सकोगे। इसलिए अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो जाने दो हमें यहाँ से। ऋषभ मुस्कुराया और उसके करीब आया। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने पति पर मधु, तो अब मैं उसकी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे की जान लेकर तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेगा। करण खुराना का बच्चा है ये ऋषभ, और करण के रहते उसकी बीवी और बच्चे को चोट पहुंचाना उतना ही नामुमकिन है जितना कि तुम्हारा जानवर से इंसान बनना। तभी करण बोला। उसकी आवाज सुनकर मधु और शालिनी के साथ साथ ऋषभ ने भी उसकी ओर देखा। उसे देखते ही मधु दौड़कर उससे लिपट गई। ऋषभ के सारे आदमियों ने एक साथ उन पर गन तान ली। करण मधु को अपनी बाहों में भरकर ऋषभ से बोला, एक आखिरी बार तुझे समझा रहा हूँ ऋषभ, ये तेरी और मेरी लड़ाई है, किसी और को इसके बीच मत ला। पहले भी तू नंदिनी को इन सब के बीच लाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है, पर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को इस लड़ाई के बीच नहीं आने दूंगा। मैं खुद आ गया हूँ, इसलिए मधु और मम्मा को यहाँ से जाने दे। मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी करण, समझे आप? मधु तुरंत उसकी ओर देखकर बोली। तो करण गुस्से में भड़का, शट अप मधु, मैं बात कर रहा हूँ ना, चुपचाप खड़ी रहो। तभी ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, वाओ, तुम्हारा मधु के लिए इतना प्यार देखकर तो मधु को तुम्हारी नजरों के सामने से उड़ाकर ले जाने का मेरा इरादा और पक्का हो गया है। करण ने मधु की हथेली थामी और बोला, मधु को तो तू मुझसे दूर तब ले जाएगा ना जब मैं उसे खुद से दूर करूंगा। ये सुनकर ऋषभ उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तेरे जीते जी मैं मधु और मम्मा को यहाँ से नहीं ले जा सकता, और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि तू अगर अकेला यहाँ आया है तो उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी वजह है। अपने उस चमचे आदि के साथ मिलकर कोई ना कोई गेम प्लान करके ही तू यहाँ आया है, एंड आई एम श्योर कि कुछ देर में तेरी सारी फौज यहाँ आती होगी। पर इस बार मैंने भी ये खेल पूरी तैयारी के साथ खेला है करण, इस बार मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने करण के मुंह पर स्प्रे मार दिया। करण, मधु ने चीखते हुए करण को पकड़ना चाहा, पर ऋषभ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। करण पल भर में ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
शालिनी ने दौड़कर करण को पकड़ा ही था कि तभी ऋषभ के सारे आदमियों ने आकर उन पर अपनी गन तान ली। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, मरा नहीं है ये मम्मा, सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश हुआ है। इसलिए आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोनों इसे जिंदा देखना चाहती हो तो वही करो जो मैं कहने वाला हूँ। मधु और शालिनी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। मधु करण को बेहोश देखकर रोने लगी। तभी ऋषभ अपने आदमियों से बोला, भाई है मेरा, इसलिए इसकी फितरत से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये बिना तैयारी के यहाँ नहीं आया होगा। इससे पहले कि इसे होश आए और इसकी फौज आ जाए, हमें शादी के वेन्यू तक पहुँचना होगा। शादी का नाम सुनते ही शालिनी और मधु हैरानी से उसे देखने लगी। तो ऋषभ ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखा। पहले करण की गर्लफ्रेंड के साथ सुहागरात और अब उसकी बीवी से शादी। वाओ, कितना मजा आएगा ना जब करण होश में आते ही तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र देखेगा। मधु ने गुस्से में ऋषभ से अपनी बांह छुड़ाए और बोली, किसी के गले में जबरदस्ती काले मोतियों की माला डालने से वो मंगलसूत्र नहीं बन जाता ऋषभ। सही कहा तुमने, इसलिए तो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो मैंने नंदिनी के साथ किया था। पर फिर दिल में ख्याल आया कि एक ना एक दिन मुझे भी तो सेटल होना ही है, और मेरी बीवी बनने के लिए तुमसे बेहतर लड़की मुझे कहाँ मिलेगी, है ना। मधु उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगी और करण की ओर बढ़ने लगी। करण की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना मधु, वरना उसकी लाश पर रोती नजर आओगी। तभी ऋषभ करण पर गन तान कर बोला। मधु के कदम रुक गए। ऋषभ फिर से उसके पास आया। करण की जिंदगी चाहती हो तो उससे दूर रहो, क्योंकि अब करण तभी बचेगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। करण की जान लेना मेरा मकसद कभी नहीं था मधु, और आज भी नहीं है। मैं बस इससे वो सब वापस चाहता हूँ जो उसने मुझसे छीना है, और उसकी सबसे कीमती चीज तुम हो। तुम्हें अपना बनाकर मैं करण को जिंदगी भर तड़पते देखना चाहता हूँ, बस इतना सा ख्वाब है मेरा। शालिनी उठकर ऋषभ के पास आए और गुस्से में बोली, ऋषभ, इंसान को उसके कर्मों की सजा यही इसी जन्म में मिलती है, और तुझे भी जरूर मिलेगी। इतिहास गवाह है इस बात का कि औरतों पर बुरी नजर डालने वाला कभी नहीं बचा है। देर सवेर उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर मिली है। ओ प्लीज मम्मा, आप हमेशा ये फिल्मी डायलॉग मुझे ही क्यों सुनाती हो? आपने कभी खुद से पूछा है कि आज मैं अगर बुरा हूँ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो? आपने अगर मुझे मोम को नहीं दिया होता तो आज मैं भी करण की तरह एक अच्छा इंसान होता। ये सब सुनकर शालिनी ने तुरंत पूछा, तो तू मानता है कि करण एक अच्छा इंसान है? ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर लिया। शालिनी ऋषभ के पास आई और उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ ऋषभ, मेरी गलती की सजा अपने भाई और उसकी पत्नी को मत दे। तुझे अगर मुझसे शिकायत है तो मैं हूँ तेरे सामने, तू जो चाहे सजा दे दे मुझे, चाहे तो मेरी जान ले ले, पर प्लीज मधु को करण से दूर करने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। ऋषभ ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और जोर से चीखा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इससे पहले कि मेरे भाई की सारी बारात यहाँ आ जाए, लेकर चलो इन सबको यहाँ से। लेखिका कविता वर्मा।